नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या स्टोरी कॉर्नर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो रिश्ते के पीछे छिपा सच खोल देता है। हमारे घर में एक कमरा था जहाँ मेरी बुआ पिछले 10 सालों से चुपचाप रहती थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपना ज़्यादातर समय अकेले ही बिताती थी। उनके जाने के बाद एक दिन मैंने उनका पुराना बक्सा खोला। उस बक्से में मुझे एक कागज मिला और उस एक कागज ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जिसे मैं हमेशा अपनी बुआ समझता रहा, वो असल में कौन थी और मेरे अपने ही घर में मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया गया। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरी यह कहानी आखिर तक सुननी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपको अंदर तक हिला सकता है। हमारे घर का वह कमरा हमेशा अजीब और गहरी खामोशी में डूबा रहता था, जैसे वहाँ समय की कोई कीमत ही न हो और जिंदगी एक ही दायरे में घूम रही हो। मेरे बचपन की सबसे पुरानी और धुंधली यादों में भी वह कमरा वैसा ही शांत और सुनसान दिखता था, जहाँ हवा भी मुश्किल से आती थी और धूप की किरणें भी बहुत कम पहुँचती थी। उसी कमरे में वह अपनी पूरी जिंदगी गुजार रही थी, जिनकी दुनिया बस एक पुरानी सिलाई मशीन और रंगी बिरंगी धागों तक ही सीमित थी। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था और पूरे घर में खेलता कूदता फिरता था, लेकिन जैसे ही उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचता, मेरे कदम अपने आप रुक जाते थे, क्योंकि वह ऐसा सन्नाटा होता था जो किसी को भी अंदर जाने से रोक देता था। बचपन से ही मैंने घर वालों से यही सुना था कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, न कोई परिवार, न कोई अपना घर। इसलिए वह हमारे साथ रहती थी और अपना सारा समय कपड़े सिलने में बिताती थी। उनकी ज़िंदगी का हर दिन एक जैसा ही गुजरता था। सुबह सुबह जब घर के बाकी लोग सो रहे होते थे, तब उनके कमरे से सिलाई मशीन के पहिए की धीमी आवाज़ आना शुरू हो जाती थी और यह आवाज़ देर रात तक पूरे घर में गूंजती रहती थी, जैसे वह कोई बेजान चीज़ नहीं, बल्कि इस घर का दिल हो जो लगातार धड़क रहा हो। उनके चेहरे पर हर समय एक अजीब सी उदासी रहती थी, ऐसी उदासी जिसे शब्दों में बताना मेरे लिए तब भी मुश्किल था। और आज भी उनकी आँखों में एक गहराई थी, जैसे उसमें कई राज छिपे हो, लेकिन उनकी ज़ुबान से कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं सुनी। वह किसी से ज़्यादा बात तक नहीं करती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। मोहल्ले की औरतें अपने और अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने के लिए उनके पास आती थी और घंटों बैठकर इधर उधर की बातें करती थी, लेकिन मेरी बुआ उनकी बातें सिर्फ सुनती थी और जवाब में हल्का सा सिर हिला देती थी। कभी कभी उनके ओठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी, लेकिन वह मुस्कान उनकी आँखों तक नहीं पहुँचती थी। उनका हाथ पूरे दिन मशीन के पहिए पर चलता रहता था और सुई धागे के साथ उनकी उंगलियां इतनी तेजी से चलती थी कि देखने वाला हैरान रह जाता था। उनकी उंगलियों पर सुई चुभने के कई निशान थे, जो समय के साथ सख्त हो गए थे। वह हमेशा पुराने और साधारण कपड़े पहनती थी, जिनका रंग अक्सर फीका होता था, लेकिन वे हमेशा साफ सुथरे होते थे। गर्मियों की दोपहर में भी वह बिना रुके अपना काम करती रहती थी। गर्मियों में जब तेज धूप पड़ती थी और घर के बाकी लोग अपने कमरों में आराम कर रहे होते थे, तब भी उनके कमरे से सिलाई मशीन की चलने की आवाज़ें आती रहती थी। वह अपने माथे का पसीना पोंछती, लेकिन काम करना नहीं छोड़ती थी। सर्दियों की लंबी रातों में जब हम सब गर्म बिस्तरों में सोए होते थे, तब वह एक पुरानी चादर ओढ़े हल्की सी रोशनी में चुपचाप कपड़े सिलती रहती थी। मैं अक्सर छिपकर उन्हें काम करते हुए देखता था। उनकी कमर समय से पहले ही झुक गई थी और उनके बाल भी तेजी से सफ़ेद हो रहे थे,
लेकिन उनके चेहरे का सुकून कभी कम नहीं होता था। मेरे पिता, जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इंसान और अपना सब कुछ मानता था, उनका बहुत ख्याल रखते थे। घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो सबसे पहले उनकी ज़रूरत पूरी की जाती थी। उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरे पिता और बुआ के बीच एक अजीब सा फासला था, जैसे उनके बीच कोई अनदेखी दीवार खड़ी हो जिसे कोई पार नहीं कर सकता। मेरे पिता हमेशा उनसे बहुत आदर से बात करते थे, लेकिन उनकी बातों में वह अपनापन नहीं होता था जो आमतौर पर भाई बहन के बीच होता है। वह अक्सर दूर खड़े होकर उनके कमरे की तरफ देखते रहते थे और उनकी आंखों में एक ऐसी तकलीफ दिखाई देती थी जिसे मैं छोटी उम्र में समझ नहीं पाता था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा सख्ती से समझाया था कि मैं उनके कमरे में ज़्यादा न जाऊं और उन्हें उनके काम में परेशान न करूं। उनका कहना था कि बुआ सारा दिन मेहनत करती है और उन्हें शांति पसंद है, इसलिए बच्चों का शोर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने पिता की हर बात मानता था, इसलिए मैंने कभी उनके कमरे में जाकर शोर नहीं किया और न ही उनकी चीज़ों को छेड़ा। लेकिन मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि मैं उनके पास बैठूं, उनसे बातें करूं और उनसे कहानियां सुनूं, जैसे मेरे दोस्त अपनी बुआ और दादी के बारे में बताते थे। मैं मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखता था कि वे कैसे अपने रिश्तेदारों से गले मिलते हैं और उनसे प्यार पाते हैं, लेकिन मेरी और मेरी बुआ के बीच हमेशा एक दूरी बनी रहती थी। जब भी मैं उनके पास जाता, वह मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती थी। उनके हाथ कुछ देर के लिए रुक जाते थे। वह मुझे अपने पास बुलाती और मेरे सिर पर हाथ फेरती थी। उनके हाथ काम की वजह से बहुत खुरदरे हो गए थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन था जो सीधे मेरे दिल तक पहुंचता था। कई बार मैंने महसूस किया कि जब वह मेरे कपड़े सिल रही होती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वह जल्दी से अपनी चादर के कोने से आंखें पोंछती और फिर से काम में लग जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वह क्यों रोती है, क्या उन्हें कोई तकलीफ है या वह किसी बात से उदास है। मैं उनसे पूछना चाहता था, लेकिन पिता की बात याद आ जाती और मैं चुपचाप वहाँ से लौट आता। त्योहारों के दिनों में, खासकर दिवाली के मौके पर, घर का माहौल बहुत खुशियों भरा हो जाता था। घर में सब लोग नए कपड़े पहनते, अच्छे अच्छे पकवान बनते, लेकिन उन दिनों में भी बुआ की ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता था। वह दिवाली के दिन भी अपने उसी साधारण कपड़ों में रहती और अक्सर अपने कमरे में ही रहती थी। वह सबके लिए नए कपड़े सिलती थी, खासकर मेरे कपड़े बहुत मेहनत और लगन से बनाती थी और पूरे मोहल्ले में किसी के कपड़े इतने अच्छे नहीं होते थे। जब मैं वे कपड़े पहनकर उनके सामने जाता तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी जो साल के बाकी दिनों में कभी नहीं दिखती थी। वो मुझे देर तक देखती रहती और फिर अपने कांपते हुए हाथों से मुझे कुछ पैसे देती, जिन्हें लेकर मैं बहुत खुश हो जाता था। उनकी ज़िंदगी जितनी खामोश और अकेली थी, उनकी मौत भी वैसी ही हुई। मुझे वह दिन आज भी साफ याद है जब वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वह सर्दियों की एक बहुत ठंडी और धुंधली सुबह थी, जब सूरज की रोशनी भी बादलों और धुंध के पीछे छिपी हुई थी। पूरे घर में अजीब सी ठंड और खामोशी फैली हुई थी। रोज़ की तरह जब मेरी आँख खुली तो मैंने उस जानी पहचानी आवाज़ को ढूंढा जो हर सुबह मेरे उठने से पहले पूरे घर में गूंजती थी, यानी उनकी सिलाई मशीन के पहिए की लगातार चलने की आवाज़। लेकिन उस सुबह एक अजीब और डरावना सन्नाटा था। उनके कमरे से आने वाली मशीन की खटखट बिल्कुल बंद थी और इस खामोशी ने मेरे दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया।
मैं बिस्तर से उठा और सीधे उस कमरे की तरफ चला गया जहां उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर हल्का अंधेरा था। जब मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का देकर अंदर कदम रखा तो वहाँ का दृश्य देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। वह अपनी उसी पुरानी जगह पर बैठी थी जहाँ वह सालों से बैठकर कपड़े सिलती थी, लेकिन आज उनके हाथ रुके हुए थे। उनका सिर सिलाई मशीन पर झुका हुआ था। उनके हाथ के नीचे अधूरा सिला हुआ कपड़ा दबा हुआ था और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वह किसी लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद गहरी नींद में सो रही हो। उनके चेहरे पर अब जिंदगी की कोई झलक नहीं थी और उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मैंने डरते डरते उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें हल्की सी आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी पर मुझे समझ आ गया कि वह जो इस घर के एक कोने में चुपचाप अपनी ज़िंदगी जी रही थी, अब कभी वापस नहीं आएंगी। उनकी मौत के बाद घर में कोई ज़ोर ज़ोर से रोना धोना नहीं हुआ और न ही कोई शोर मचा। जैसे उनकी मौत भी उनकी ज़िंदगी की तरह किसी पर बोझ नहीं बनी। लेकिन उस दिन हमारे घर की दीवारों पर एक ऐसी गहरी और दम घोट देने वाली उदासी छा गई थी जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन शब्दों में बताना बहुत मुश्किल था। मोहल्ले की कुछ औरतें जो अक्सर उनके पास कपड़े सिलवाने के लिए आती थी, उस दिन भी आई और चुपचाप उनके पास बैठकर रोती रही। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान और दुखी किया वह मेरे पिता की हालत थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें हमेशा एक मजबूत और हिम्मत वाले इंसान के रूप में देखा था, जो हर मुश्किल का सामना डटकर करते थे। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने उनकी आंखों में ऐसी बेबसी और दर्द देखा जिसे मैं अपनी कम उम्र और कम समझ की वजह से बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। वह अपनी बहन के शव के पास बिल्कुल चुप खड़े थे, जैसे किसी सदमे में हो। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ हल्के हल्के काँप रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बस उसे देखे जा रहे थे। उनकी आंखें सूखी थी, जैसे आंसू अंदर ही कहीं जम गए हो। ऐसा लग रहा था कि वह रोना चाहते हैं, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही है। उनके कंधे झुक गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी ताकत और आत्मविश्वास एक ही पल में टूटकर बिखर गया हो। मुझे महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ अपनी बहन को नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपने दिल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी हमेशा के लिए खो रहे हैं। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो वह भी बहुत सादा था। मोहल्ले के कुछ लोग और रिश्तेदार आए और उन्हें बहुत खामोशी के साथ विदा कर दिया गया। उनके जाने के बाद घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जो इतना गहरा और डरावना था, जैसे कानों को चीरता हुआ महसूस होता था। हर सुबह उठते ही मेरी नज़र उस बंद दरवाजे पर चली जाती और मेरे कान उस सिलाई मशीन की आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहते थे। लेकिन वहाँ अब सिर्फ गहरी उदासी और मौत जैसी खामोशी ही मिलती थी। पिताजी ने उनके गुजर जाने के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता था। कई दिन बीत जाने के बाद भी घर में न कोई खुशी थी, न हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी। एक अजीब सा सन्नाटा हमारे घर को घेर चुका था। घर के हर कोने में उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, खासकर वह कोना जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बिताए थे, जो अब बिल्कुल सूना और अंधेरा हो गया था। दीवारों की जालियों से आने वाली रोशनी भी उस कमरे को उजाला नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उस कमरे की असली रोशनी तो वही थी जो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके जाने के बाद कई दिनों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कमरे का दरवाज़ा खोल सके। वह कमरा खुला था, फिर भी ऐसा लगता था
जैसे उस पर कोई ताला लगा हो, जिसे खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुझे अक्सर रातों को नींद नहीं आती थी और मैं बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहता था। मेरे मन में उनका शांत चेहरा, उनके खुरदरे हाथ और उनकी ममता भरी नज़रें घूमती रहती थी, जिनमें एक गहरा दर्द छिपा होता था। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर वह कौन सा दुख था जिसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने दिल में दबा कर रखा और कभी किसी से कहा नहीं। मैंने कई बार अपने पिताजी को रात में जागते हुए खिड़की के पास खड़े उस कमरे की तरफ देखते हुए पाया था। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लगता था। साफ दिखाई देता था कि उनके अंदर कोई बड़ा तूफान चल रहा है, कोई ऐसा बोझ जिसे वे सह नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी से कह भी नहीं सकते। वे दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ गहरी हो गई थी और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखने लगे थे। वे बहुत कम खाना खाते थे और दफ्तर से लौटकर सीधे अपने कमरे में चले जाते थे। मुझसे भी उनकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। जब वे मुझे देखते तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती, जो तुरंत ही किसी गहरे अंधेरे में खो जाती। यह सब मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदलने लगे और घर की दिनचर्या भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन वह उदासी कहीं नहीं गई। वह हमारे दिलों और घर के माहौलों में हमेशा के लिए बस गई थी। मैं रोज़ स्कूल जाता और लौटते समय मेरी नज़रें उसी दरवाजे पर टिक जाती, उम्मीद करता कि शायद आज वह दरवाज़ा खुला हो और वे अंदर बैठी कपड़े सिल रही हो, लेकिन वह दरवाज़ा हमेशा बंद ही मिलता। घर के बाकी लोगों ने भी उस तरफ जाना छोड़ दिया था, जैसे वह कमरा अब हमारे घर का हिस्सा ही न रहा हो। आखिर एक दिन जब मेरा सब्र खत्म हो गया, मैंने तय किया कि मुझे उस कमरे में जाना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी यादों से इस तरफ भाग नहीं सकता था। दोपहर का समय था और घर में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। पिताजी काम पर गए हुए थे और बाकी सब लोग सो रहे थे। मैंने धड़कते दिल के साथ उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे दबाया। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था जब वह हमें छोड़कर गई थी। कमरे में हवा न आने की वजह से एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जिसमें पुराने कपड़ों, मशीन के तेल और बंद कमरे की सीलन की मिलीजुली महक थी, जो सीधे दिल को छू गई। कमरे के बीच में उनकी चारपाई बिछी थी, जिस पर एक पुरानी लेकिन साफ चादर पड़ी थी। चारपाई के पास ही वह सिलाई मशीन रखी थी, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मशीन पर कपड़े का एक टुकड़ा वैसे ही रखा था और सुई उसमें फंसी हुई थी, जैसे वह इंतज़ार कर रही हो कि उसे चलाने वाले हाथ वापस आएंगे और काम पूरा करेंगे। दीवारों पर उनके हाथों से सिले हुए कुछ कपड़े लटके थे, जो उन्होंने मोहल्ले वालों के लिए बनाए थे, लेकिन उन्हें देने का मौका ही नहीं मिल पाया। मैंने आगे बढ़कर मशीन को छुआ। उसकी ठंडक ने मुझे अंदर तक हिला दिया। यही वह मशीन थी जिसकी आवाज़ मेरे बचपन की पहचान थी। मशीन के पास ज़मीन पर एक छोटी सी जगह बनी थी जहाँ वह बैठा करती थी, और उसके पास ही दीवार से लगा हुआ एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का बक्सा रखा था। यह बक्सा मैंने बचपन से देखा था। समय के साथ इसकी लकड़ी का रंग फीका पड़ गया था और उसके लोहे के हिस्सों पर जंग लग चुकी थी। वह बक्सा हमेशा बंद रहता था। मैंने कभी उन्हें इसे खोलते हुए नहीं देखा था। शायद मेरी मौजूदगी में वह इसे खोलना नहीं चाहती थी। अब उस बक्से पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैं उसके पास ज़मीन पर बैठ गया
और अपनी उंगली से उस पर जमी धूल को साफ करने लगा। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे कि इसमें क्या हो सकता है। शायद उनकी कुछ पुरानी यादें हो, कुछ ऐसे कपड़े हो जो उन्होंने किसी अपने के लिए बनाए हो, या फिर उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा हो जिसके बारे में हम सब नहीं जानते थे। मैंने सोचा कि इस कमरे की सफाई कर दूं और उनकी चीज़ों को किसी सुरक्षित जगह पर रख दूं ताकि वे खराब न हो। मैंने अपने आंसू पोंछे जो पता नहीं कब मेरी आंखों से बहने लगे थे, और एक कपड़े के टुकड़े से उस बक्से पर जमी धूल को धीरे धीरे साफ करने लगा। मैं इस कमरे में इसलिए आया था ताकि उनकी बिखरी हुई यादों को एक जगह इकट्ठा कर सकूं, उनके बिस्तर को ठीक कर सकूं, उनकी मशीन को साफ करके ढक सकूं, और ख़ास तौर पर उस पुराने लकड़ी के बक्से को संभाल सकूं जिसमें वह अपना सिलाई का सामान रखती थी। जब मैंने उस बक्से के जंग लगे कुंडों को अपने कांपते हाथों से पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरे समय में कदम रख रहा हूँ। बक्से की लकड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी और उस पर जगह जगह दीमक के निशान थे जो बता रहे थे कि उसे शायद कई सालों से ठीक से नहीं खोला गया था। बक्से का ढक्कन काफ़ी भारी था और जब मैंने उसे ऊपर उठाया तो एक अजीब सी चरमराहट की आवाज़ पूरे कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। आवाज़ इतनी तेज और गहरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह बंद कमरा मुझसे कोई पुरानी बात कहना चाहता हो। ढक्कन खुलते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वह एक जानी पहचानी खुशबू थी। यह खुशबू पुराने सूती कपड़ों, सिलाई मशीन के गाढ़े तेल और बंद कमरे की सीलन की मिलीजुली महक थी, जिसने मुझे अचानक माजी की धुंधली यादों में ले गया। बक्से के अंदर सबसे ऊपर कुछ अधूरे सिले हुए कपड़े रखे थे जिन पर अलग अलग रंगों के धागे अभी भी लटक रहे थे। वे धागे और सूती कपड़े चुपचाप यह बता रहे थे कि मौत उन्हें कितनी जल्दी ले गई और उनके हाथ अपना आखिरी काम भी पूरा नहीं कर पाए। उन कपड़ों के नीचे सिलाई का पुराना और इस्तेमाल किया हुआ सामान रखा था, जिसमें लकड़ी की पुरानी चरखियाँ थी जिन पर अलग अलग रंगों के धागे लिपटे थे। एक भारी और जंग लगी दर्जे की कैंची थी और सुइयों का एक छोटा सा डिब्बा भी था। ये सभी चीज़ें उनकी पूरी ज़िंदगी की साथी थी, जिनके सहारे उन्होंने अपनी उम्र इस अकेले कमरे में गुजारी थी। मैंने उन चीज़ों को बहुत संभाल कर और एक अजीब सी श्रद्धा के साथ एक तरफ रख दिया। नीचे की परत में उनके अपने कुछ पुराने पहने हुए कपड़े नजर आए। ये वही सादे और फीके सूती कपड़े थे जिन्हें मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा उन्हें पहने हुए देखा था। इन कपड़ों को बहुत सलीके से तह करके रखा गया था। जब मैंने इन कपड़ों को छुआ तो मुझे उनमें अपनी बुआ के खुरदरे और मेहनती हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। मेरा दिल सम्मान और भावनाओं से भर गया और मेरी आंखों से आंसू बहकर गालों पर गिरने लगे। मैंने उन कपड़ों को भी उठाकर बक्से के किनारे रख दिया। बक्से की सबसे आखिरी और गहरी परत में मुझे एक पुराना और फटा हुआ सूती कपड़े का टुकड़ा दिखाई दिया जिसमें जानबूझकर किसी चीज़ को छुपाया गया था। यह देखकर मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई और मेरे हाथों में अजीब सी कपकपी होने लगी। मैंने धीरे से उस कपड़े के टुकड़े को हटाया। वहाँ लकड़ी के खुरदरे फर्श पर एक पीला पड़ा हुआ पुराना लिफाफा रखा था। यह लिफाफा समय की धूल और मौसम की मार से बहुत खराब हो चुका था और उसके किनारे जगह जगह से फट गए थे। मैंने उसे बहुत सावधानी से अपने 2 उंगलियों से उठाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत भारी और महत्वपूर्ण चीज़ उठा ली हो। लिफाफे के ऊपर धुंधली और कांपती हुई लिखावट में कुछ लिखा था। मैंने खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश की तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस पर मेरे पिताजी का पूरा नाम लिखा हुआ था।
यह देखकर मैं हैरान और उलझन में पड़ गया कि मेरे बुआ के इस पुराने बक्से में मेरे पिताजी के नाम का यह बंद पत्र क्या कर रहा है और इतने सालों से इसे सबकी नज़रों से छुपा कर क्यों रखा गया था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो उसके अंदर से कुछ पुराने कागज़ निकले, जिनमें कुछ चिट्ठियाँ और एक पुराना सरकारी कागज़ भी था। वे चिट्ठियाँ कई बार मोड़ी हुई थी और उन पर नीली स्याही समय के साथ फैल गई थी, लेकिन मेरा ध्यान उस सरकारी कागज़ पर टिक गया। वह किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया हुआ लगता था। कागज़ का रंग पीला पड़ चुका था और उसकी तह इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हल्के से छूने पर भी वह फट सकता था। मैंने अपने दिल की तेज धड़कनों को संभालते हुए उस कागज़ को बहुत सावधानी से धीरे धीरे खोला। उस पर लिखी बातें थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी साफ थी कि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता था। वह सच में एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र था, जिसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में नवजात बच्चे का नाम लिखा था। जब मैंने वह नाम पढ़ा तो मेरी आंखें हैरानी से खुली रह गई, क्योंकि वहाँ मेरा अपना पूरा नाम लिखा हुआ था। उसके ठीक नीचे मेरी जन्म तिथि भी सही सही दर्ज थी। यह देखकर मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र बुआ के इस पुराने बक्से के सबसे नीचे क्यों रखा था, और वह भी इन पुरानी चिट्ठियों के साथ इतनी छुपा कर क्यों रखा गया था। मेरी नज़र तेजी से कागज़ के नीचे की तरफ गई, जहाँ माता पिता के नाम लिखे थे। पिता के नाम वाली जगह पर मेरे पिताजी का नाम साफ लिखा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र माँ के नाम पर पड़ी, मेरी सांस जैसे सीने में ही रुक गई। मेरी आँखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे, जिससे वह पुराना कागज़ मेरे हाथों से फिसलने लगा। उस जगह पर लिखा नाम देखकर मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई, क्योंकि वह मेरी उस माँ का नाम नहीं था जिसने मुझे बचपन से पाला था, बल्कि किसी और का नाम लिखा था, जिसे देखकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरे दिमाग में पिछले 20 सालों की सारी यादें एक तेज फिल्म की तरह घूमने लगी। उस कमरे की खामोशी, उनके चेहरे की उदासी, दीवारों के पीछे छिपे गहरे राज, और वह चुपचाप किया गया प्यार जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया था। एक ही पल में सब कुछ साफ हो गया, जैसे कोई आईना सामने रख दिया गया हो, और माँ के नाम की जगह लिखा वह नाम पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मेरी बुआ नहीं थी, बल्कि वह मेरी सगी माँ थी। ये शब्द मेरे दिमाग में किसी तेज धमाके की तरह गूंजने लगे, और वह पुराना कागज़ मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर इस सच से कांपने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे, अंधेरे और सीलन भरे कमरे की दीवारें मुझ पर गिर रही हो और छत मेरे सिर पर आ रही हो। जिस औरत को मैंने पिछले 20 सालों से एक बेचारी, चुप रहने वाली रिश्तेदार समझा था, वही असल में मुझे जन्म देने वाली मेरी सगी माँ थी, और जिसे मैं अपना पिता मानता था, जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा। वह मेरे असली पिता नहीं, बल्कि मेरे सगे मामा थे। यह सच इतना कड़वा और हैरान करने वाला था कि मेरा दिमाग इसे मानने से इनकार कर रहा था। मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूँ या यह कोई धोखा है, लेकिन उस कागज़ पर मेरा नाम और मेरी जन्म तारीख साफ लिखी थी, जो झूठ नहीं हो सकता था। मैंने कांपते हाथों से वे पुरानी चिट्ठियाँ उठाई जो उसी लिफाफे में रखी थी। उन चिट्ठियों की लिखावट मेरी माँ की ही थी, वही हाथ जो दिन रात मेरे लिए, मोहल्ले के लोगों के लिए और घर के बाकी लोगों के लिए कपड़े सिलते थे। उन्होंने अपने दिल का सारा दर्द, अपनी सारी कमी और अपनी सारी तकलीफ़ इन कागज़ों पर लिख दी थी। मैंने पहली चिट्ठी खोली जो बहुत पुरानी हो चुकी थी और जिसकी स्याही कई जगह फैल गई थी। उसमें उन्होंने अपने भाई यानी मेरे उस मामा को लिखा था, जिन्हें मैं पूरी ज़िंदगी पिता कहता रहा। उस चिट्ठी में कोई शिकायत नहीं थी,
बल्कि एक मजबूर और बेबस औरत का इंतज़ार झलक रहा था। उन चिट्ठियों में लिखी टूटी फूटी बातों से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली सच्चाई मेरे सामने आई कि मेरी माँ की शादी एक बहुत कठोर और शक करने वाले निर्दयी आदमी से हुई थी, जो मेरा असली पिता था। उस आदमी ने मेरी माँ पर किसी पुरानी दुश्मनी या अपनी किसी जिद के कारण एक बहुत ही गंदा और झूठा आरोप लगा दिया और उसी झूठ के आधार पर आधी रात को उन्हें घर से निकाल दिया। उस समय मैं बहुत छोटा था और मेरी माँ के पास इस दुनिया में कोई सहारा या रहने की जगह नहीं थी। लोगों की नज़रों में उन्हें बदनाम औरत बना दिया गया और मुझे भी गलत समझा जाने लगा। ऐसे मुश्किल समय में मेरे मामा ने, जो उस समय जवान थे, अपनी बहन का साथ दिया और उन्हें इधर उधर भटकने से बचाया। उन्होंने मुझे अपना नाम दिया ताकि मैं समाज में इज्जत से जी सकूं और किसी को मुझ पर उंगली उठाने का मौका न मिले। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह अपना लिया, लेकिन इसके बदले मेरी माँ को बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। मामा ने यह सख्त शर्त रखी कि अगर मैं उनके बेटे के रूप में इस घर में रहूँगा और दुनिया मुझे उनका बेटा मानेगी, तो मेरी माँ को हमेशा अपनी ममता छिपा कर रखनी होगी। उन्हें घर के एक कोने में एक अजनबी की तरह रहना होगा और कभी मेरे सामने या किसी के सामने यह नहीं बताना होगा कि वह मेरी असली माँ है। यह सब इसलिए किया गया ताकि किसी को भी इस सच पर शक न हो और मेरी परवरिश एक सामान्य बच्चे की तरह हो सके। मेरी माँ ने मेरे लिए अपने आप को एक गुमनाम और चुप रहने वाली औरत बना लिया ताकि मेरे जीवन पर कोई दाग न लगे। ये सब पढ़ते हुए मुझे अपने बचपन की हर छोटी बड़ी बात याद आने लगी और मुझे याद आया कि वह अक्सर दूर खड़ी होकर मुझे देखती रहती थी। जब मैं कभी बीमार पड़ता था तो वह पूरी पूरी रात अपने कमरे में जागती रहती थी और उनकी सिलाई मशीन की आवाज़ भी बंद हो जाती थी। मुझे याद है एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था तो वह मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप रो रही थी, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि मामा मेरे पास बैठे थे। मुझे वे दिन भी याद आए जब वह अपने हाथों से सिले हुए नए कपड़े मुझे पहनाकर देर तक मुझे देखती रहती थी। उनकी आंखों में जो चमक होती थी वह किसी आम खुशी की नहीं, बल्कि एक माँ की खुशी होती थी जो अपने बच्चे को बड़ा होता देख रही थी। लेकिन वह कभी मुझे गले नहीं लगा सकती थी, न ही मेरा माथा चूम सकती थी और न ही मुझे बेटा कहकर बुला सकती थी, क्योंकि उन पर ऐसी सख्त पाबंदी थी जिसने उनकी भावनाओं को कैद कर रखा था। मुझे यह भी याद आया कि उनकी उंगलियों पर सुइयों के बहुत सारे निशान थे जो जैसे उनके रोज़ के दर्द की निशानी थे। रोते हुए मैंने दूसरी चिट्ठी खोली जिसमें उन्होंने तारीख के साथ लिखा था कि आज मेरा बेटा अपने पैरों पर चलना सीख गया है और वह बहुत खुश है, लेकिन उसे गिरने से बचाने के लिए अपने हाथ से सहारा नहीं दे सकी। फिर मैंने तीसरी चिट्ठी पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज मेरे बेटे की पढ़ाई का पहला दिन था। वह कितना प्यारा लग रहा था, लेकिन मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने नहीं जा सकी। इन चिट्ठियों में एक माँ की सारी मजबूरियाँ, उसके आंसू, उसकी पीड़ा साफ महसूस होती थी, जिसे उसने उस बंद कमरे में अकेले रो रो कर सहा था। ये सारी चिट्ठियाँ मेरे मामा के नाम लिखी गई थी, लेकिन शायद उन्होंने कभी ये चिट्ठियाँ उन्हें दी ही नहीं। शायद मामा ने उन चिट्ठी को पढ़कर वापस इसी पुराने बक्से में रख दिया था और वे चिट्ठियाँ दरअसल उनकी अकेलेपन की कहानी बन चुकी थी, जिनमें वह अपने दिल की बात लिखकर अपना दर्द हल्का करती थी। मेरा सांस तेजी से चलने लगा था और मेरे आंसू उन पुराने पीले कागज़ों पर गिरकर उनकी स्याही को फैला रहे थे। मैं उस औरत के धैर्य और सहन शक्ति के बारे में सोचकर टूट रहा था, जिसने अपने ही बच्चे को किसी और को माँ कहते सुना और हमेशा चुप रही।
जिसने अपने ही बच्चे को अपने सामने रोते, हंसते और बड़ा होते देखा, लेकिन कभी भी अपना हक नहीं जताया। वह कैसी औरत थी, उसका दिल कितना मजबूत था और उसका हौसला कितना बड़ा था। यह सोचकर मेरा दिल फटने जैसा हो रहा था। मैंने उनके पुराने सूती कपड़े जो बक्से में रखे थे उठाकर अपने सीने से लगा लिए और अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस कमरे में फूट फूट कर रोने लगा। मेरी दर्द भरी आवाज़ उन दीवारों से टकरा रही थी जहाँ 20 साल तक सिर्फ खामोशी रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आज सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया, बल्कि अपना पूरा अस्तित्व खो दिया हो। मेरी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर टिकी हुई लग रही थी। मेरे रिश्ते, मेरी पहचान, मेरा नाम और मेरा घर, सब कुछ जैसे एक भ्रम था। और इस भ्रम को सच जैसा दिखाने के लिए मेरी मासूम माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस छोटे से कमरे में एक पुरानी सिलाई मशीन के साथ काम करते हुए गुजार दी थी। मैं वही घुटनों के बल बैठा रहा और मेरे सामने वे सारी चिट्ठियाँ बिखरी पड़ी थी जो मेरी माँ की सच्चाई बता रही थी। हर चिट्ठी मुझे अंदर से तोड़ रही थी और साथ ही उस आदमी के लिए मेरे मन में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द भी पैदा कर रही थी, जिसे मैं पूरी ज़िंदगी अपना पिता समझता रहा, जबकि वह मेरा मामा था। मैं यह मानता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना नाम दिया और मुझे लोगों की बुरी नज़रों से बचाया, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी ही बहन को जो सज़ा दी वह किसी भी अन्याय से कम नहीं थी। उन्होंने एक जीती जागती माँ से उसका बच्चा छीन लिया, जबकि वह बच्चा उसी घर में था। यह कैसी मदद थी, यह कैसा फैसला था जिसने एक बेगुनाह औरत को जीते जी खत्म कर दिया। यह सब सोचकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं उन चिट्ठियों को फिर से समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ इतने कमज़ोर और सुन्न हो चुके थे कि कागज़ बार बार फिसलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। मैंने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरे टांगों में इतनी ताकत नहीं थी कि वे मेरे कांपते हुए शरीर का बोझ उठा सके। मैं फिर से वही ज़मीन पर गिर गया और मेरी आंसुओं से धुंधली हुई नज़र उन अधूरे कपड़ों पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह सुई उस कपड़े में नहीं, बल्कि मेरे धड़कते दिल में चुभ गई हो। उस हल्के अंधेरे कमरे में बैठकर मैं समय को पीछे ले जाने की बेबस और नामुमकिन इच्छा कर रहा था। मैं चाहता था कि किसी तरह समय रुक जाए और मैं उस पल में लौट जाऊं जब वह जिंदा थी, और मैं इस कमरे में भाग कर आऊँ, उन्हें गले लगा लूँ और ज़ोर से माँ कहकर पुकारूँ और उनके सारे दुख अपने आंसुओं से धो दूँ। लेकिन समय कभी वापस नहीं आता और मौत का फैसला कभी नहीं बदलता। वह मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा चुकी थी और मेरे लिए सिर्फ यह कड़वी सच्चाई छोड़ गई थी जो मुझे अंदर से खोखला कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस कमरे की हर चीज़, हर दीवार और हर धागा मुझे ताना दे रहा हो कि मैं कैसा अनजान और लापरवाह बेटा था जो अपनी सगी माँ को पहचान नहीं सका, जो उनकी उदास और गहरी आंखों के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझ पाया। मैं खुद को लगातार दोष दे रहा था और अपने इस अज्ञान पर फूट फूट कर रो रहा था। मेरी सिसकियाँ कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी और बाहर दोपहर का सन्नाटा वैसा ही फैला हुआ था जैसे मेरे अंदर एक सूना और उजड़ा हुआ संसार बन चुका हो। मैं जानता था कि मुझे आज नहीं तो कल इस कमरे से बाहर निकलकर उस इंसान का सामना करना होगा जिसने यह सब छिपाया था, जिसने 20 साल तक मुझे मेरी माँ से दूर रखा और उन्हें मुझसे दूर रखा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर बाहर जाऊं और उनकी आंखों में देखकर उनसे यह सब पूछ सकूं। अब उनके जवाब मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुके थे। मेरा दिल जैसे टूट चुका था और मैं उन कपड़ों से लिपटकर उस माँ की खुशबू महसूस करने की कोशिश कर रहा था जिसे मैंने कभी माँ कहकर पुकारा ही नहीं था।
मैं वही फर्श पर पड़ा रहा और अपने आंसुओं से उन कपड़ों को भिगोता रहा, जैसे मुझे समय का एहसास ही नहीं रहा हो। मेरे कानों में बस उन चिट्ठियों के शब्द गूंज रहे थे जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या मेरी माँ का यह चुप सच सिर्फ मेरे लिए था, या यह ऐसा अन्याय था जिसकी माफ़ी इस दुनिया में तो क्या, शायद किसी और दुनिया में भी संभव नहीं। मैं लगातार रो रहा था और मेरे आंसू इस बात का सबूत थे कि मेरी असली ज़िंदगी तो आज शुरू हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से हुई है जिसका कोई इलाज नहीं। काफ़ी देर तक उस खुरदरे फर्श पर रोने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछे और बक्से से वे सारी पुरानी चिट्ठियाँ और जन्म प्रमाण पत्र उठा लिए। अब मेरे कदमों में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। यह ताकत मेरे गुस्से और गहरे दुख से आई थी, जिसने मेरे अंदर के डरे हुए बच्चे को ख़त्म कर दिया था। मैंने वे पुराने कपड़े वापस बक्से में रखे और उसका भारी ढक्कन बंद कर दिया। अब उस अंधेरे कमरे में कोई राज बाकी नहीं था। मैंने उन कागज़ों को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और कमरे से बाहर निकल आया। घर में अभी भी दोपहर का वही गहरा सन्नाटा फैला हुआ था और हर तरफ एक अजीब सी खालीपन और उदासी महसूस हो रही थी। मैं सीधे उस कमरे की तरफ गया जहां वह आदमी बैठा था जिसे मैंने पूरी ज़िंदगी अपना पिता माना और सम्मान दिया था। वह अपने बिस्तर के किनारे सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर वही गहरी उदासी थी जो मेरी माँ की मौत के बाद से हमेशा दिखती थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था और शायद एक अनजाना सा डर भी। मैंने बिना कुछ कहे वह पुराना पीला पड़ा जन्म प्रमाण पत्र और वे सारी आंसुओं से भीगी चिट्ठियाँ उनके सामने फेंक दी। उन्होंने कांपते हाथों से कागज़ उठाया और जैसे ही उनकी नज़र उस पर लिखी बातों पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कागज़ उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह बेबस होकर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए। उनके होंठ काँप रहे थे। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू साफ बता रहे थे कि उनका 20 साल पुराना झूठ अब पूरी तरह सामने आ चुका है और वह अपने किए का दर्द महसूस कर रहे हैं। मैंने उनकी झुकी हुई नज़रों की तरफ देखते हुए ठंडी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा कि आपने मुझे एक नाम और एक घर देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया, लेकिन उसके बदले आपने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली। आपने एक सगी माँ को उसके ही बच्चे के सामने एक लावारिस औरत की तरह जीने पर मजबूर कर दिया और हर दिन उसके दिल को बेरहमी से तोड़ा। आपका एहसान बहुत बड़ा था, लेकिन आपका यह चुपचाप किया गया अन्याय उससे भी कई ज़्यादा बड़ा था, जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। मैंने उन्हें वही ज़मीन पर रोता और अपने किए पर पछताता हुआ छोड़ दिया और मुड़कर हमेशा के लिए उस घर की दहलीज पार कर ली। मुझे अपनी असली माँ और अपनी सच्ची पहचान उसी दिन मिली जिस दिन वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर मिट्टी में मिल गई थी। अब मेरे पास उनकी उदास यादों और उन खुरदरे कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था, जिन्हें सीने से लगाकर मुझे अपनी बाकी की सारी अकेली ज़िंदगी बितानी थी। दोस्तों, इस घटना के बाद मुझे यह समझ आया कि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सच हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम अपने ही करीब के लोगों को अक्सर गलत समझ लेते हैं और उनकी चुप्पी के पीछे छुपा दर्द नहीं देख पाते। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने जाना कि सच्चा प्यार कभी शोर नहीं करता, वह चुप रहकर भी बहुत गहरा होता है और हर चुप रहने वाले इंसान के पीछे कोई न कोई अनकहानी ज़रूर होती है। धन्यवाद।